आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कॉन्सेप्ट के बारे में कि बैंक हमें किस तरीके से पागल बनाते हैं। तो आप अभी देखना है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करता हूँ कि तो जैसे हमने कोई नई कार लेने की सोची कि हम टाटा सैरा लेते हैं और उसका मान लीजिए प्राइस 13 लाख है ऑन रोड। मुझे अभी पता नहीं है कितना है, पर उसका मान लीजिए 13 लाख रुपए प्राइस है। तो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है कि थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद क्या है, बाद में ईएमआई में चुकाते रहेंगे। और हमारा ईएमआई में भी एक कॉन्सेप्ट है कि ईएमआई जितने कम ईयर्स की हो ना, उतना बेटर है, क्योंकि जितने कम ईयर्स की होगी उतना कम टाइम तक सिर पर बर्डन रहेगा। और यहीं पर ही बैंक्स का एक कैच आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। अब आप ये देखिए, पहले अगर हमने कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करी, बैंक से हमने सीधा लोन लिया। अगर हमने कहा कि भाई 3 साल का हमें लोन चाहिए, ईएमआई 13 लाख का सीधा। और मैं आपको बाद में ये बताऊंगा कि मैं अभी 13 लाख पे ही क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, डाउन पेमेंट मैंने क्यों उठाई है। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हमने 13 लाख का लोन लिया। अब आप यहाँ देख लीजिए, अगर हमने 3 साल की ईएमआई कराई तो मंथली ईएमआई इतनी बैठेगी हमारी, और टोटल ईएमआई के अलावा हमने जो इंटरेस्ट दिया था ना, और जो 13 लाख का था वो अब 14,90,000 हो गया। 5 साल में भी आप देख सकते हैं 26,000 मंथली ईएमआई बैठेगी, और टोटल जो पेमेंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो 16,19,160 रुपये हो गया। और अगर हमने 7 साल की ली तो यहाँ पर हमारी मंथली ईएमआई बैठेगी 21,000 के आसपास लगभग। और हमने टोटल अमाउंट जो पे करा 17,58,000 रुपये। हमने 3 साल कंपैरिजन में लगभग 3 लाख रुपए में एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। चलो ठीक है, पर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, अगर आप जैसे देखें 3 ईयर्स की मंथली ईएमआई में और 7 ईयर्स की मंथली ईएमआई में अच्छा खासा डिफरेंस है। कम से कम ये मान लीजिए आप 20,000 का तो है ही। आप और मैं या फिर कोई भी हो, हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि 3 ईयर्स की ईएमआई पे चले जाएं या 5 ईयर्स की ईएमआई पे चले जाएं। 5 ईयर्स की ईएमआई पे भी जाना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बताता हूँ, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं ना किस चीज़ का, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, हमने वही 20,000 रुपये तो हमने इसकी डाउन मंथली ईएमआई में करते रहे। और जो जैसे हमने 40,000 का फंड लिया था ना, तो 20,000 रुपये तो हमने 7 साल की ईएमआई के लिए बंधवा लिए। और 20,000 रुपये हम वही मंथली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहे, जहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। पहले अगर उन्होंने इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, अब देख लीजिए आप निफ्टी 50 कंपनीज में आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना, वो अपने आप मार्केट को ट्रैक करता रहता है। और वो निफ्टी 50 ही डेली ऑन एन ईयर 12% रिटर्न देता है। अब मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड्स कितने परसेंट रिटर्न देता है आपको। ये देखिए, यहाँ पर है ये म्यूचुअल फंड मिड कैप का हमने लगाया। अब देखिए, हमने जैसा कोई बिल्कुल नॉर्मल रिटेलर होता है ना, जैसे मतलब डेली के कामकाजी वाला आदमी, तो वो किस तरीके से देखेगा। वहां पे तो मैंने 16। तो हाँ, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, हमने थोड़ा ध्यान रखना, हमने यहाँ पे मिड कैप कंपनी ली है, तो मिड कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क और थोड़ा रिटर्न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। और एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप इसमें रिस्क थोड़ा कम और रिटर्न भी थोड़ा कम होता है। क्योंकि फाइनेंस या किसी भी चीज़ में एक फॉर्मूला है, जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होगी ना, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न उतना ही हो जाएगा। मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना, मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा है, ना कि रियल रिटर्न जो आपका आएगा। तो आप ये 3-6 महीने तो छोड़ दीजिए इनका, इसने 1 साल में लगभग सभी ने 17% का रिटर्न दिया है, चाहे वो एच हो, निप्पॉन हो या फिर कोटक हो। 3 साल में 23% के आसपास। और यहाँ पे 3 साल में लगभग 24% के आसपास दिया है, 19% के आसपास दिया है। और 5 साल में, ये 5 साल जो है ना, ये ईयरली बेसिस पे हुआ है कि 5 साल में अगर एवरेज निकालें तो 1 साल में कितना दिया। जैसे अगर 5 साल में 100% रिटर्न आया, तो 1 साल का एवरेज रिटर्न बैठेगा 20%। तो इसी तरीके से इन्होंने एवरेज निकाल के दिया है 5 साल के अंदर हर साल हमने कितना रिटर्न कमाया है, और ऐसे ही 3 साल का हुआ है। तो आप देखिए, इन तीनों में ये तीनों ही फैक्टर्स बढ़िया लग रहे हैं, रिलायंस वाला, ये निप्पॉन भी, एचडीएफसी भी और कोटक मिड कैप भी। पर यहाँ पे खेल आता है थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ना जितना कम होगा उतना बेटर है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इंडिविजुअल आपका फंड कितना रिस्की है। तो इन तीनों में आप देखिए, एचडीएफसी का
सबसे कम रिस्क है। और यही चीज़ आप देखना, शार्प जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कम हुआ ना, और सब चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएँगी। शार्प इनके कंपैरिज़न में एचडीएफसी का सबसे बेटर है। बीटा, बीटा का मतलब हमने कोई बेंचमार्क सेट, बहुत सारी कार्स रेस में दौड़ रही हैं, तो हमने बीएमडब्ल्यू ले ली और उससे हम बाकी सभी कारों को कंपैरिज़न कर रहे हैं। तो हमने कोई ऐसा फंड ले लिया या फिर कोई ऐसा नंबर ले लिया, उससे हम सभी उसका कंपैरिज़न, बाकी फंड्स का कंपैरिज़न कर रहे हैं कि उसकी रिस्क परसेंटेज कितनी कम है। तो जिसका सबसे कम आए उतना बेटर है। अब आप देखिए यहाँ पे बीटा में एचडीएफसी का रिस्क परसेंटेज सबसे कम है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही कम होगा ना, उसके रेशो अपने आप ही सुधरने लगेंगे। अल्फा जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, सही में बता रहा हूँ मैं। और आप देखिए सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड एचडीएफसी का ही अल्फा होगा, इसका ही अल्फा है, इसका अल्फा काफी कम है। तो इस पर तो हम ध्यान ही नहीं देने के, अपना कोटक का तो वैसे ही निकल गया। और आप ये देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में मतलब इन्वेस्ट करा हुआ है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ केयर में और ऑटोमोबाइल्स में। आप देख लीजिए, आप अगर फाइनेंशियल हेल्थ केयर तीनों में देख पा रहे होंगे, तो आने वाले टाइम में फाइनेंस और हेल्थ केयर दोनों में ही इंडिया में अच्छा बूम आने वाला है। आप फिर इनकी कंपनीज भी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा होल्डिंग किस किस कंपनीज में है इनकी। इन्होंने कर्जा किसी ने भी कुछ नहीं लिया, कोटक ने ले रखा है थोड़ा बहुत। और ये किससे कंपैरिजन करते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स का मतलब है कि ये अगर कंपैरिजन किसके करते हैं, अगर भाई निफ्टी मिड कैप 16% का रिटर्न दे रहा है और हमारा एचडीएफसी भी 16% का रिटर्न दे रहा है, तो कोई एचडीएफसी की तरफ क्यों जाएगा, वो तो निफ्टी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो तो एक गवर्नमेंट टाइप ऑफ इंडेक्स है निफ्टी तो। और हम ज़्यादा सेफ की तरफ ही प्रेफर करेंगे। तो ये तो है स्टॉक मार्केट की बात। अगर हमने अपना 20,000 रुपये की ईएमआई भरते रहे और 20,000 रुपये हम इसमें म्यूचुअल फंड में मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करते रहे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ग्रोथ होगी। यहाँ मैंने आपको बता दिया था कि हम करीबन करीबन ऑन एन ईयरली 16% का रिटर्न ले रहे हैं, हम ना 23 का लेके चल रहे, क्योंकि ये जितना हम सेफ साइड में रहे उतना बढ़िया है। क्योंकि अभी लास्ट ईयर से कंडीशंस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, आपने देखा 2025 में ट्रेड वगैरह कोई इतनी खास रही नहीं है। उसी कंपैरिजन में आप गोल्ड देखेंगे वो ज़्यादा बढ़ा होगा, क्योंकि लोग सेफ्टी की तरफ ज़्यादा प्रीफर करा। अब मैं दिखाता हूँ, अगर आप 16% का भी रिटर्न्स लेके चल रहे हैं ना अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो वो कितना आपको ड्रास्टिक चेंज दिखा देगा। आपने 3 साल के लिए 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया, तो आपने इन्वेस्ट किया 7.2 लैक्स, और आपकी 9.3 लाख मतलब इंटरेस्ट के साथ वो हो गई। 5 साल में 12 लाख इन्वेस्ट किया, 4.2 लाख आपको उस पर इंटरेस्ट मिला, और ये हो गया आपका 16 लाख। पर आप यहाँ 7 साल में देखें, यहाँ पे जो जिस तरीके से कंपाउंडिंग हुई है ना, आपने यहाँ पे 16 लाख रुपए आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया है। और अगर हम पास्ट रेशोज को लेके चले ना, तो वो 27 लाख हो गया। मैं आपको सिंपली इसमें बताता हूँ, डिटेल इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन पे आप देखिए। 3 ईयर्स में हमने इन्वेस्ट इतना करा, गेन्स हमारा इतना हुआ। पर जब भी हम वही हमने 16 लाख रुपए 7 साल के टाइम पीरियड पे इन्वेस्ट करे, और हमारा रिटर्न कितना बन रहा है, 10 लाख का।